सौतेली माँ की लंबी चोटी वाली खूबसूरत बेटी। अरे ओ महारानी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जिंदा भी हो या मर गई? आई माँ। तूने समय देखा है? सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। खाना क्या तेरी मरी हुई माँ आकर बनाएगी? माँ, वो अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है। मैं पूरी रात उसी की तैयारी कर रही थी, जिस वजह से मेरी नींद नहीं खुली। अब तो खुल गई ना। अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम कर और उसके बाद सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दे। जी ठीक है माँ। उसके बाद आराध्या घर के कामों में लग जाती है। तभी उधर से आराध्या के पापा अवधेश प्रसाद आते हैं। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? अगले हफ्ते तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम जाओ और अपने एग्जाम की तैयारी करो ना परमीला और चंचल बना लेंगी। लड़की पढ़ाई में कितनी भी होनहार और होशियार क्यों ना हो जी, अगर उसे घर के काम काज नहीं आते हैं ना तो सब बेकार है। वैसे भी पिछले 2 सालों से लड़के वाले आ ही रहे थे, लेकिन इसकी ज्यादा पढ़ाई की वजह से सब इसे नापसंद करके जा रहे थे। इसलिए मेरी मानो तो इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर बैठा दो और समय रहते कैसा भी लड़का देखकर इसको इसके घर भेज दो, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। परमीला, मैंने तुमसे अपनी बेटी के लिए राय नहीं मांगी है। शादी के बिना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। मैं अपनी बेटी को अफसर बनता देखना चाहता हूँ और तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक आराध्या की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये घर का कोई काम नहीं करेगी। जी देखो जी, घर में किसको क्या करना है इसका फैसला मैं करूँगी। आपको घर के कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आराध्या पढ़ाई में कितनी होशियार है, वो अगर नहीं भी पढ़ेगी ना तो परीक्षा अच्छे से पास कर जाएगी। अगर तुझे काम करवाने का इतना ही शौक है तो अपनी बेटी चंचल से काम क्यों नहीं करवाती? वैसे भी पढ़ाई में उसका दिल लगता नहीं है, हर बार फेल ही होती रहती है। आखिर आज तुमने मुझे पराया कर ही दिया। जब इतना ही अपनी बेटी से प्यार था तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? क्यों मेरी बेटी को अपनाया था? अब बस बहुत हो गया। मैं यहाँ तुम दोनों बाप बेटी की नौकरानी नहीं हूँ, समझे? ये घर मेरा भी है। जिसे मेरे हिसाब से नहीं चलना है वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। पापा, माँ, आप लोग मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करिए। मैं सब कर लूंगी। और पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर लूंगी। उसके बाद अवधेश प्रसाद वहाँ से चला जाता है। इधर परमीला आराध्या को खूब मारती है। करम जली कहीं की, तेरी वजह से ही मेरा पति मुझे और मेरी बेटी को प्यार करने की जगह तुझे प्यार करता है और हमारी घर में क्लेश भी तेरी वजह से ही होता है। आज तो मैं तेरा हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दूंगी। माँ, प्लीज माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे मत मारो माँ। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये ले और ले। इधर अवधेश प्रसाद चिंता में डूबा बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त अनिल वहाँ आता है। क्या बात है अवधेश प्रसाद, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं दोस्त, अपनी बेटी की भविष्य को लेकर दुखी हूँ। अरे तुम्हारी बेटी आराध्या, वो तो बहुत होशियार बच्ची है और तुम देखना उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तुम खामा-खा उसकी चिंता कर रहे हो। अरे दोस्त, आराध्या की अच्छी देखरेख करने के लिए ही तो मैंने उसकी माँ के मरने के बाद परमीला से दूसरी शादी की थी, ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो पाए। यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। बस एक ही ख्वाहिश है कि एक अच्छे से लड़के से उसकी शादी हो जाए, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अरे भाई, अगर तुम हाँ करो तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा रिश्ता है। वो भी IPS अधिकारी है, शहर में रहता है और उनको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। घर में सिर्फ माँ और बेटे ही रहते हैं। उनको तो बस एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की चाहिए। तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। आखिर वो कौन है देवता समान फरिश्ता? अरे भाई, मेरा खुद का ही भतीजा है, लेकिन मेरा भतीजा है इसलिए मैं तुम्हें रिश्ता नहीं बता रहा, बल्कि मेरा भतीजा लाखों में एक है, हीरा है बिल्कुल। क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन हाँ, शादी इसी महीने होगी। लेकिन क्या मेरी बेटी उन्हें पसंद आएगी? जरूर पसंद आएगी। उन्हें सुंदर नहीं, पढ़ी लिखी एक संस्कारी लड़की चाहिए। अपनी आराध्या में सारे गुण हैं। 2 दिन बाद ही हम लड़का लड़की को एक बार मिला देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। उसके बाद अवधेश प्रसाद परमीला से कहता है, अब तुम्हें मेरी आराध्या की वजह से तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का IPS अधिकारी है। देखो जी, मैं पहले ही कह देती हूँ, उस कलमुही की शादी में मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाली हूँ। आखिर उसके बाद मुझे चंचल की भी शादी करनी है। अरे भाग्यवान, लड़के वालों को दहेज में कुछ नहीं चाहिए। वो अगले महीने ही आराध्या से शादी करके उसे शहर लेकर चला जाएगा। कल घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना, आराध्या को भी अच्छे से तैयार कर देना, लड़के वाले आ रहे हैं। इधर चंचल छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है। इतने अच्छे और बड़े घर में इस मनोज की शादी, ये शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। उसके बाद चंचल जीने के पास तेल गिरा देती है। अब देखती हूँ वो मनोज जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेगी उसके हाथ पैर तो जरूर टूटेंगे। फिर देखती हूँ एक लंगड़ी लूली लड़की से कैसे कोई शादी करता है। तभी थोड़ी देर बाद परमीला वहाँ से नीचे जाती है। ये आराध्या भी ना पता नहीं कहाँ मर गई, ऊपर भी नहीं है। अब नीचे जाकर ही देखती हूँ। परमीला जैसे ही जीने पर जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे, अरे कोई बचाओ। माँ, ये आपको क्या हुआ? उठिए माँ, आप यहाँ कैसे गिर गई? बदमाश लड़की, एक तो जीने पर तेल गिरा कर रखती है और फिर मुझसे ही पूछती है कि मैं कैसे गिर गई। बता, तूने जानबूझकर तेल गिराया था ना? ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो अभी अभी बाहर से आ रही हूँ माँ, मेरा यकीन करो। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आखिर माँ को नीचे आने की क्या जरूरत थी? पर मैं भी एक बार में हार तो नहीं मानूंगी। हाय रे मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है। लाइए माँ, मैं आपके कमर की मालिश कर देती हूँ। हाँ, अच्छे से मालिश कर दे और फिर जाकर फटाफट से सबके लिए खाना बना दे। उसके बाद आराध्या खाना बनाने चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आराध्या की बच्ची की शादी तो नहीं होने दूंगी, लेकिन किस तरह, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद परमीला अपनी बहन नयनतारा को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब वो मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चली जाएगी। नहीं नयनतारा नहीं, मैं इतने अच्छे घर में उस कलमुही की शादी होता कभी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि इस लड़के से उस कलमुही की जगह मेरी खूबसूरत बेटी चंचल की शादी हो जाए। मगर ये कैसे होगा दीदी? अरे बेअकल, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया है। अब तू ही कुछ सोच और कैसे भी करके ये शादी होने से रुकवा दे। कुछ ऐसा कर जिससे वो मनहूस किसी को पसंद ही ना आए। ठीक है दीदी, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद नयनतारा एक हेयर रिमूवल शैम्पू भिजवाती है और परमीला को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। अगले दिन परमीला आराध्या के पास जाती है। बेटा आराध्या, कहाँ हो बेटी? अरे बेटी, आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। और ये क्या, तुम्हारे सुंदर लंबे बाल कैसे उलझे और बेजान से लग रहे हैं। ये लो, ये बहुत ही बढ़िया हर्बल शैम्पू है, ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अब जाओ, जल्दी से इस शैम्पू को लगाकर नहा लो। इधर चंचल छुपकर सारी बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, माँ को अचानक से क्या हो गया? माँ को कब से इस कलमुही पर इतना प्यार आने लगा? पर कुछ भी हो जाए, मुझे हार नहीं मानना है। ठीक है माँ, मैं नहाते वक्त ये शैम्पू अपने बालों में लगा लूंगी, आप यही रख दीजिए। ठीक है बेटा, अच्छे से लगाकर नहाना और तैयार हो जाना। नहीं, ये शैम्पू मैं किसी भी हालत में इस कलमुही को तो नहीं लगाने दूंगी। पिताजी ने आज तक मुझे तो कुछ भी लाकर नहीं दिया, लेकिन इसके लिए हर्बल शैम्पू लेकर आए हैं। उसके बाद चंचल चुपके से आराध्या के कमरे में जाकर उसका शैम्पू चुरा लेती है और बाथरूम में आराध्या से पहले नहाने चली जाती है। आराध्या, तुम अभी तक किचन में ही हो? तुम अभी तक नहाई नहीं हो? अरे ये सब काम छोड़ो और जल्दी से जाकर तुम नहा लो पहले। ठीक है माँ। उसके बाद आराध्या बाथरूम में जाती है। अंदर कौन है? मैं नहा रही हूँ, समझी? मुझे अभी और टाइम लगेगा। ठीक है चंचल, मैं इंतजार कर लूंगी। तभी अंदर से चंचल के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? चंचल, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? दरवाजा खोल चंचल। तभी चंचल रोते हुए दरवाजा खोलती है। चंचल, ये क्या?
तेरे सर के सारे बाल कहाँ गायब हो गए? पता नहीं मैंने जैसे ये शैम्पू लगाया मेरे सारे बाल निकल गए। मैं टकली हो गई। माँ, ये तूने क्या किया? तो दीदी के लिए ये कैसा शैम्पू लेकर आई थी? अरे अकल की अंधी लड़की, वो शैम्पू मैं तेरे लिए नहीं बल्कि आराध्या के लिए लेकर आई थी। तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? क्या तुम इतना कैसे गिर सकती हो? मेरी बेटी आराध्या के लिए ये शैम्पू लेकर आई थी। हाँ, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। आज मेरी ईर्ष्या और जलन की वजह से मेरी फूल सी बच्ची टकली हो गई। जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और तुम दोनों माँ बेटी को उसी की सजा मिली है। उसके बाद शाम को लड़के वाले आकर आराध्या को पसंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ परमीला और चंचल अपने किए पर पछता रही होती है और आंसू बहा रहे होते हैं। राधेपुर गांव में मेघा अपनी मां शारदा और पिता किशोर लाल के साथ रहती थी। किशोर लाल अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहता था। शारदा अपनी बेटी मेघा से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी हर छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरा किया करती थी। माँ, कल सोनम का बर्थडे है और मुझे बारबी डॉल वाला गाउन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही बाजार से तेरे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। मेघा बहुत खुश होती है। मेघा जब शाम को सुमन के बर्थडे से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ? माँ, आप लेटी क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। मेघा जैसे ही बाहर दवाई लेने गई, बारिश शुरू हो गई। वो किसी तरह भीगते हुए पास के दवाई दुकान से कुछ दवाई लेकर आ गई। माँ, ये लो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई। आप जल्दी से ये दवाई खा लो। शारदा उठकर वो दवाई खा लेती है, लेकिन दवाई खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात का समय था। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कभी अपनी माँ के पैर दबाती तो कभी सिर। माँ, आपको क्या हो रहा है? माँ, आप ठीक हो जाओगी। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ। बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है, तो बस किसी तरह से अपने बाबा को बुला दे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, मैं अभी बाबा को कॉल कर रही हूँ और देखना, हम आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे और आप अभी ठीक हो जाओगी। मेघा जल्दी से अपने बाबा के पास फोन लगाती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से किशोर लाल को मेघा की आवाज सुनाई नहीं देती है। बाबा, जल्दी घर आ जाओ। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा, जल्दी आ जाओ। बाबा, माँ को बचा लो। बाबा। मेघा बिटिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं 2 दिन बाद ये गांव आ रहा हूँ। मुझे अभी एक जरूरी काम है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर फोन कट जाता है। मेघा अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पड़ोस में मदद मांगने जाती है। अंकल, मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल, उसकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मेघा पर तरस खाकर पास के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और शारदा को उठाकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शारदा की वहीं हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है और मेघा अनाथ हो जाती है। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, आपको मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? माँ, उठो। माँ, वापस आओ। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेघा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब तक किशोर लाल भी आ जाता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो मेघा से लिपटकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से शारदा इस दुनिया में नहीं रही। अगर वक्त पर मैं यहाँ होता तो आज शारदा हमारे बीच होती। रोते हुए किशोर लाल अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है। किशोर लाल अपना सारा कारोबार छोड़कर अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ओहो पापा, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अभी लाया बिटिया। पापा, ऐसे कौन चोटी करता है? आपसे एक भी काम नहीं होता है।
आज फिर से बिना चोटी के ही स्कूल जाना पड़ेगा। तभी किशोर लाल की बहन शांति वहाँ आती है और अपने भाई को इस तरह घर के कामों को भाग भाग कर करता देख बोलती है, रहने दो भैया, ये सब आपके बस की बात नहीं। ये घर का काम औरतें ही संभाल सकती है, मर्द के बस का नहीं है। मेरी मानो तो अब दूसरी शादी कर लो। शांति, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से मैं उसे कभी अपना प्यार जता नहीं पाया। काश अगर मैंने अपने काम पर से ध्यान हटाकर थोड़ा ध्यान भी अपने घर पर दिया होता तो मुझे आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर देना शारदा। भैया, होने को कोई नहीं बदल सकता है। भाभी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हम सबको दुख है, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष। भैया, इसे माँ की प्यार की जरूरत है। प्लीज भैया, खुद के लिए ना सही मेघा के लिए दोबारा से शादी कर लो। अपनी बहन के बार बार जिद करने पर किशोर लाल शालिनी नाम की विधवा औरत से शादी कर लेता है। शालिनी की पहले से ही एक बेटी थी, रूमी। शालिनी घर आते ही मेघा से बहुत प्यार करती है। वो मेघा का खाना, सोना, खेलना, हर चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। यह देखकर किशोर लाल को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। किशोर लाल भी अब धीरे धीरे अपने कारोबार पर ध्यान देने लगता है। मेघा बेटा, मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी माँ और दीदी के साथ प्यार से रहना। पापा, मुझे दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। मेघा बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो ना, तभी तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो। नहीं माँ, मेरी सगी माँ के बाद एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो माँ। पापा, आप जाओ और शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। किशोर लाल चला जाता है। इधर ये सब देखकर रूमी का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। ये सब क्या है माँ? आप मेरी माँ हो, लेकिन मुझे प्यार करने की जगह आप इस भिखारिन मेघा की बच्ची की सेवा करने में लगी हो। आखिर चल क्या रहा है माँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी आपकी सौतेली बेटी हूँ? अरे अकल की अंधी, तू अपनी माँ को अब तक समझ नहीं पाई है। ये सब तो उस किशोर लाल को बेवकूफ बनाने के लिए था। मुझे बस किशोर लाल का यकीन जीतना था और वो मैंने अच्छे से जीत लिया है। अब देख, मैं इस सौतन की बच्ची का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी और कहीं जाकर डूब मरेगी। उसके बाद सब कुछ अपना होगा, यानी कि तुम्हारा होगा। वाह माँ, मान गई आपको। आपके सामने तो नागिन भी फेल है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप ही मेरी माँ हो। फिर दोनों हंसने लगती है। तभी से दोनों का अत्याचार शुरू हो जाता है। मेघा, ओ मेघा की बच्ची, कहाँ मर रही है? अच्छा, तो महारानी यहाँ कलेक्ट्री की पढ़ाई कर रही है। सुन कलमुही, बहुत हो गया। अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के कामों में लग जा, समझी? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? ये अचानक से आपको क्या हुआ? मेघा की बच्ची, तुमने मेरी माँ से अपनी बहुत सेवा करवा ली। अब चल और अब से तू हमारी सेवा कर, समझ गई? वरना मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी। तू मारेगी मुझे? अरे ये मत बोल कि तू किससे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब क्या मैं तुम लोगों की बातों से डर जाऊंगी? मैं अभी अपने बाबा को फोन करके तुम लोगों की सच्चाई बताती हूँ। मेघा जैसे ही अपने बाबा के पास फोन मिलाती है, वैसे ही शालिनी उसके हाथ से फोन छीन लेती है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तुम में, तू ऐसे नहीं मानेगी। और फिर शालिनी और रूमी मिलकर मेघा की बहुत पिटाई करती हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखना, जैसे ही मेरे बाबा आएंगे वो तुम लोगों को धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। लेकिन अफसोस, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। और शालिनी फिर से उसे मारने लगती है। तभी रूमी कहती है, रुक जाओ माँ, बेचारे को मरने से पहले इसे कुछ बनवा कर खा तो ले। सुन मनहूस, जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना कर लेकर आ। अब जाती है या और पढ़ाई करूँ तेरी? मेघा रोते रोते किचन में चली जाती है और खूब रोती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं कैसे खाना बनाऊँ? और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ, अगर मैं खाना नहीं बनाई तो सौतेली माँ और बहन दोनों मिलकर मुझे मार डालेगी माँ। मेघा ये कहते हुए रो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, मेघा बेटा, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और वक्त से पहले ही तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। बेटा, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम पर और जुर्म नहीं होने दूंगी और तुम पर जुर्म करने वालों को चुन चुन कर सजा दिलाऊंगी। इतना बोलकर उसकी माँ एक जादू करती है और मेघा का सारा जख्म और दर्द एकदम से गायब हो जाता है। बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। प्लीज माँ, एक बार तो मैं आपको खो चुकी हूँ, दोबारा से नहीं खोना चाहती। माँ यहीं रुक जाओ माँ, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये नहीं हो सकता मेरी बच्ची, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई लाल लहंगा है। यह लहंगा एक साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और तो और, तुम इस लहंगे से जो भी कहोगी वो सब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर मेघा की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी मेघा जादुई लाल लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी सौतेली माँ और बहन के लिए खाना दो। तभी उसके सामने खूब सारे पकवान बनकर आ जाता है। ये लो माँ, खाना खा लो। अरे माँ, देखो तो, इस ड्रामेबाज को इतना सब कुछ बनाने आता है, उसके बाद भी इतने नखरे कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं। और तू मनुष्य, अब जा यहाँ से। मेघा वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। आह, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मुंह में भी जलन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आह माँ, बचाओ माँ, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। पता नहीं इस मनुष्य ने क्या बनाकर हमें खिला दिया। आह, मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी ऐसे ही परेशान रहती हैं। इधर मेघा अपने जादुई लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगकर मजे से खा रही थी। थोड़ी देर बाद शालिनी जब टीवी देख रही थी, तब जादुई लहंगा उसे थप्पड़ ही थप्पड़ खूब मारती है। कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन मार रहा है मुझे? माँ बचाओ, मुझे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है माँ। जादुई लाल लहंगा दोनों माँ बेटी की जमकर पिटाई करती है। दोनों माँ बेटी डरकर जमीन के कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये क्या हाल बना रखी है तुमने घर की और खुद की? ये तुम्हारे बाल कैसे हैं? ये सब क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। शालिनी, ये सब क्या है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। मेघा बेटी। तभी मेघा जादुई लहंगे के साथ वहाँ आती है और तभी शारदा की आत्मा भी वहाँ आती है और फिर सारी सच्चाई शारदा किशोर लाल को सुनाती है। मुझे माफ कर दो शारदा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है जी, वो हमारी किस्मत ही खराब थी। खैर, मैंने इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा दिया है। ये दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है। और हाँ, अब आपको मेघा के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये जादुई लाल लहंगा घर का सारा काम कर दिया करेगी, वो भी मेरी तरह। इतना बोलकर शारदा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बाप बेटी अब जादुई लाल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।